हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम काइनामेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आप जानते हैं काइनामेटिक्स का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड ये क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको याद दिलाता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वैसे तो जनरल डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की इस तरह की है, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आप जानते हैं। अब यदि डिस्प्लेसमेंट आपको ज्योमेट्रिकली चाहिए होता है तो क्या करते हैं, तो ज्योमेट्रिकली डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करेंगे और इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ एरो मार्क लगा देंगे, एरो हेड लगा देंगे। तो ज्योमेट्रिकली हमेशा याद रखो, जब भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो, कहीं भी हो, 3 डायमेंशन में हो, ज्योमेट्रिकली जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना है, ज्वाइन इनिशियल पोजीशन, वो मूविंग पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है फाइनल पोजीशन से। ज्वाइन इनिशियल पोजीशन विद द फाइनल पोजीशन, विद द फाइनल पोजीशन एंड mark arrow and mark arrow from initial to final position, mark arrow from initial to final position, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आप जानते ही हैं और इसी से ये डेफिनेशन आया हुआ है। ये जो मैथमेटिकली हमने लिखा है डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ये यहीं से आया हुआ है। उसी बात को हम इस तरह भी बोल सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं, तो आप बोर मत होना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यह है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, मालूम है आपको, यह है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन। और मान लो कि एक पार्टिकल यहां है, तो उसकी पोजीशन को हम इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसकी हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और मान लो किसी पाथ पर मूव करता हुआ वो पार्टिकल यहां आ जाता है, तो ये उसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। तो इस फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दें ओरिजिन से और ओरिजिन से उस पोजीशन की तरफ एरो हेड लगा दें, तो ये क्या आया, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तब हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करके इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ हम लगा देंगे एरो हेड। तो ये जो आई एफ वेक्टर है यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे आपको, तो आर आई को हम क्या लिख सकते हैं, यदि कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, तो आर आई वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2 z2, तो आर एफ को भी लिख सकते हैं और तब फिर ये हमको मिलेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये मिलेगा डेल्टा आर वेक्टर। फिर उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन को साइंस निकाल सकते हैं। कुल मिला के जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो आपको ये याद रखना है, इनिशियल को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करो बाय ए स्ट्रेट लाइन एंड मार्क एरो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इस तरह मिलता है हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फिर उसको फाइन करने के लिए हम कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाते हैं, कई बार ज्योमेट्री लगाते हैं, कई बार ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। कुल मिलाकर इस लाइन की लेंथ हमको चाहिए होगी यदि मैग्नीट्यूड चाहिए तो। अब इस प्रॉब्लम पर आते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज। नेट क्यों बोला है, क्योंकि 3 डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। पहले वो एरोप्लेन जाता है 400 मीटर नॉर्थ और उसके बाद 300 मीटर साउथ। इसका मतलब पहले वो आगे गया टुवर्ड्स नॉर्थ और फिर वापस लौटता है कितना, 300 मीटर। हमें चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट, तो पहले इन दो डिस्प्लेसमेंट से नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ये मान लिया मैंने एक प्लेन, समझे, ये डायरेक्शन मैंने मान ली नॉर्थ और ये है साउथ। तो पहले वो कहाँ जाता है,
पहले वो जाता है 400 मीटर नॉर्थ में, 400 मीटर नॉर्थ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, और 300 मीटर वापस आया। तो वापस आया है तो इसको किसी और कलर से बना देते हैं। मान लो वापस आया 300 मीटर, ये किसी स्केल पर नहीं बना रहे, यहां आ गया मान लो वापस, वो पहले आगे गया 400 फिर 300, तो ये हुआ उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, कितना 100 मीटर, किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ। अब तीसरा जो डिस्प्लेसमेंट वो है 1200 मीटर अपवर्ड्स, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये दिखाएंगे हम 1200 मीटर, ठीक है। तो अब इसे भूल जाना है कि वो 400 गया आगे नॉर्थ में, फिर 300 आया साउथ, हम तो बोलेंगे वो यहां से चला और यहां आ गया, ठीक है। ये एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हमको ये लेंथ निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, क्या बोला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ज्वाइन इनिशियल पोजीशन विद द फाइनल पोजीशन एंड मार्क एरो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी हमें इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और इधर लगा देना है एरो मार्क। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, पी क्यू और आर, इस ट्रायंगल में ये पी आर हमको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है प्लेन में और ये वर्टिकली अपवर्ड है। और अब पी आर निकालने के लिए आप ज्योमेट्री लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ, जो मैथ्स आपको आती है, कुल मिला के इसकी लेंथ निकाल देनी है हमको, लेंथ पी आर फाइंड आउट कर देना है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगी, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर, ऐसा होगा। ये हमको फाइंड करना है, हमें पी क्यू चाहिए मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, कि आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है हालांकि, पर उसका सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो पी आर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट में अंदर ही हम 100 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और उसका भी स्क्वायर रूट हो गया तो 100 बाहर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पर कितना, 100 स्क्वायर कॉमन लिया था तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ क्या आएगा 12 स्क्वायर मतलब 144। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे, आंसर्स आप देख रहे हैं, तो ये 144 के सामने ये एक कैसा है, नेग्लिजिबल, तो इसको छोड़ देंगे। 144 का स्क्वायर रूट होगा 12, 12 इंटू 100, तो वो हो गया 1200 मीटर, 1200 मीटर। इस तरह आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़े उसके पहले 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं, वो ये कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ये स्पेशली मैं क्लास 11th वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, यदि आप अपनी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नीट का एग्जाम देना हो आपको या जेई मेन या एडवांस का, तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई चैप्टर कोई टॉपिक, तो फॉर्मूला लिस्ट आपको जरूर बनानी है। आप एक स्पेशल डायरी बनाएं, फॉर्मूला डायरी। तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव गाइड सॉल्व कर रहे हैं और या फिर मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी नई बात आपको पता लगती है, कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक, तो वो फॉर्मूला लिस्ट में आपको ऐड कर लेना है। ये फॉर्मूला लिस्ट आपको पूरे 2 साल तक मेंटेन करना है, बीच में इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आखिरी समय में जब आप रिवीजन करेंगे पूरी फिजिक्स का, तो ये डायरी आपको बहुत काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि √7, √5 इनकी वैल्यूज हम बार बार यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब तो हम कैलकुलेटर से या कहीं से पता करके उसको यूज कर लेते हैं, पर वो हमारे दिमाग में नहीं रहता और इसलिए एग्जाम में फिर हम फंसते हैं। वो यदि आ गया √5 या √7 का वैल्यू, तो फिर आप क्या करोगे। तो अच्छा होगा कि ऐसी कोई बात आती है कि भाई पाई स्क्वायर जो है वो 10 के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 10। ये बात यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय पता लगती है, तो इसको आपको लिख लेना चाहिए फॉर्मूला डायरी में। और ऐसा आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। तो फॉर्मूला लिस्ट आपको जरूर बनानी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं यहाँ, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is.
तो एक व्हील है 1 मीटर रेडियस का और वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रोल हो रहा है, ऐसा बोला है उसने। तो ये व्हील मैंने सपोज कर लिया और ये हो गया वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हमको बताना क्या है? हमको बताना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस व्हील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इनिशियली है, इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। ये व्हील इस तरह रिवॉल्व हो रहा है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जब ये आधा चक्कर कर लेगा तब p का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस हमसे नहीं पूछा है। डिस्टेंस आप जानते हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल, उसको डिस्टेंस कहते हैं। यहां बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, डिस्टेंस निकालना डिफिकल्ट है इस वाले क्वेश्चन में भी। तो इसको पहले आधा चक्कर लगा देते हैं। अब आप सोचें कि जब ये व्हील घूमेगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर जब ये घूमेगा तो ये अलग अलग पॉइंट्स इसके कांटेक्ट में आते जाएंगे, और आधे चक्कर के बाद ये व्हील यहाँ कहीं दिखाई देगा, यहाँ कहीं दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आधे चक्कर के बाद। तब ये पॉइंट P कहाँ पहुंच चुका होगा? वो आ गया होगा यहाँ पर। इसको बोल देते हैं P डैश। ये यहाँ था और यहाँ पहुंच जाएगा आधे चक्कर के बाद। तो हमसे पूछा क्या है? तो हमसे ये P डैश पूछा हुआ है। P डैश वही हमारी डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन। क्या बोल रही है वो डेफिनेशन? ज्वाइन इनिशियल पोजीशन विद द फाइनल पोजीशन। व्हील से अभी कोई मतलब नहीं है, हमको तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये यहाँ था और यहाँ पहुंच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। तो ये हमको फाइंड आउट करना है P डैश। अब P डैश निकालने के लिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी मैथ्स लगाओ, कुल मिला के ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है P डैश। तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये लेंथ कितनी होगी? इसको यदि r बोल दें कि PR कितना होगा? तो ये होगा सरकमफेरेंस का आधा। सरकमफेरेंस होता है कितना? 2 पाई r, तो ये हो जाएगा पाई r, ठीक है। और ये क्या है? तो ये है डायामीटर, उसका रेडियस यदि r है तो ये डायमीटर हो गया 2r। हमको चाहिए P डैश का मैग्नीट्यूड। तो फिर से जैसा मैं बोल रहा था आपसे कि अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, कौन सी ज्योमेट्री लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो P डैश का मैग्नीट्यूड मतलब ही क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2r स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अब r स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा वो r बनकर, और अंदर कितना बचेगा? तो अंदर बचेगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ आंसर में पहले पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये इसका आंसर है। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा कोई नया क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आपको फिर उसका आंसर भी याद रखना है। वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको इस तरह सुंदर चित्र बनाकर सॉल्व करें, ऐसा सब नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर ऐसा स्टार बना दें, आपका कोई भी निशान हो सकता है, वो बना दें कि जिस पर 2 स्टार लगा है वो क्वेश्चन हमको उसका आंसर याद रखना है। वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाएगा तो हम समय बचा सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल आंसर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है? पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कंस्ट्रेन्ड का मतलब होता है, सरल भाषा में बोलें तो मजबूर है वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करने के लिए। It returns to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is 30 meter. Which of the following statements about the motion of the particle is false? तो इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, जब फॉल्स पूछा होता है तो उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। फॉल्स मतलब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बतलाना है। बात किसकी हो रही है? एवरेज स्पीड डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं? एक पार्टिकल है जो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करने के लिए मजबूर है। तो ले लेते हैं हम, ये ले लिया हमने वो पार्टिकल, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो? मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ,
it returns to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is 30 मीटर. तो दो चीजें दी हुई हैं, टाइम दे रखा है 10 सेकंड और डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो दे रखा है 30 मीटर. तो क्योंकि ये पहले आगे गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फिर लौटा है, और लौट कर कहाँ आ गया है, स्टार्टिंग पॉइंट पर. मतलब इस तरह से उसने मूव किया है. पहले वो आगे बढ़ा स्ट्रेट लाइन पाथ पर, मान लो यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद वापस लौट कर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट यदि बोलेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशंस कोइंसाइड हो गई हैं. पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, याद रखें, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एडिटिव. तो वो आगे गया, वापस लौटा, डिस्टेंस 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जीरो. और टाइम कितना लगाया उसने, टाइम लगाया 10 सेकेंड. इसका मतलब पहले वो गया होगा 15 प्लस 15 और फिर लौटा होगा. तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो -15, पर डिस्टेंस बोलेंगे तो दोनों बार वो 15 और 15 ऐसा लेंगे. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस कवर्ड इज 30 मीटर इन टाइम 10 सेकेंड. अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0. ये तो बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, पर हमको चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. फिर बोल रहा है एवरेज स्पीड. तो मैं आपको याद दिलाता हूं एवरेज स्पीड क्या होती है. तो ऊपर लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस जो किसी इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हुआ, और नीचे उस टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तब हमको मिलता है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, तो स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस आपने देखा 30 है और टोटल टाइम है 10. ये किन यूनिट्स में है, मीटर में, ये है सेकेंड में. ऑब्वियसली आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में, यानी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये भी सही है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, ये रॉन्ग है. डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस कवर्ड इज 30 मीटर. इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. तो इस क्वेश्चन से हमको ये याद रखना है एवरेज स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा भी कहते हैं. लोअर क्लासेस में आप ऐसा बोलते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को, और इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो मार्क कर देना है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्टेंस इज अ स्केलर. डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल. नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये भी एवरेज स्पीड की ही प्रॉब्लम है. क्या बोला है, मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. एक मैन स्ट्रेट रोड पर वॉक करता है, कहां से कहां जा रहा है वो, अपने घर से मार्केट तक. कितना चलकर, 2.5 किलोमीटर. 2.5 किलोमीटर दूर है मार्केट, और स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. तो 5 किलोमीटर पर आवर से 2.5 किलोमीटर दूर स्ट्रेट रोड पर यह है मार्केट. आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मार्केट क्लोज्ड. ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर. मार्केट जब वो बंद मिलता है उसे तो वापस लौटता है. जाते समय उसकी यह स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, और लौटते समय स्पीड उसकी हो गई है 7.5 किलोमीटर पर आवर. मतलब जल्दी है उसे घर पहुंचने की, 7.5 किलोमीटर पर आवर. द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हमको इस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो एवरेज स्पीड तो वही होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल टाइम होगा 40 मिनट. आंसर किस में दिए, किलोमीटर पर आवर में, इस बात का ध्यान रखेंगे. अब सबसे पहले इस की बात करते हैं, जब वो होम से मार्केट जाता है, किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से. कितना डिस्टेंस कवर्ड है, 2.5. तो समय कितना लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2.5 अपॉन 5 यानी हाफ आवर. और इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आर इंटू मिनट इंटू 60 यानी 30 मिनट.
तो 30 मिनट तो उसको लगते हैं होम टू मार्केट जाने में। अब बचा कितना समय होगा? 10 मिनट का समय। 10 मिनट तक यदि वो वापस लौटता है इस स्पीड से, 10 मिनट का मतलब कितने आर? 10/60 आर। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यह है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और टाइम कितना लगा है? 10/60 आर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब जाते समय का ये डिस्टेंस ले लेंगे। जाते समय का डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर। और लौटते समय का ये डिस्टेंस होगा, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये प्लस ये हो जाएगा, और टोटल टाइम 40/60, क्योंकि आंसर हमको करना है किलोमीटर पर आवर में। इस तरह निकलेगी एवरेज स्पीड। तो बहुत ध्यान देंगे, मिस्टेक हो सकती है यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है आप ऐसा करेंगे कि जाने में 2.5, आने में 2.5, तो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर अपॉन 40/60 ऐसा करके हो सकता है आंसर गलत हो जाए। तो जाते समय डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 2.5, और वो किलोमीटर में है। ठीक है, प्लस ये वाला डिस्टेंस लेंगे। तो इसको आप चाहें तो यहाँ सॉल्व कर लें। तो ये डेसिमल हटा दें तो ये 10 खत्म हो गया। आप इसको 15 से कैंसिल कर दें तो 5 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, 5/4 यानी 1.25। तो ये किलोमीटर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और टोटल टाइम टेकन वो कितना है? 40। उसको तो सोचना नहीं है, जाते समय आधा घंटा लगा था उसको, और मिनट में 30 मिनट, लौटते समय 10 मिनट, टोटल 40/60 करेंगे। तो ये कितना हो गया? 2.5 प्लस 1.25 इज 3.75, और ये 6 ऊपर और 4 नीचे। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये डेसिमल हटा दें तो ये 2 जीरोज इधर आएंगे, और अब इसको 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 से कितनी बार कैंसिल होगा? तो 300 होता तो कितनी बार? 12, और 3 और, मतलब 15 टाइम्स ये 25 से कैंसिल हो गया, 15। और ये कितनी बार कैंसिल होगा? 100 होता तो 4, ये 400, मतलब यहाँ आएगा 16। और फिर 2 से इसे कैंसिल करें 3 टाइम्स, और ये 8 टाइम्स, और अब कुछ नहीं हो सकता, तो 45/8। और ये आंसर किस में आएगा? तो न्यूमरेटर में ये किलोमीटर में है, और इसे हमने आर में कन्वर्ट किया है, मतलब द आंसर विल कम आउट इन किलोमीटर पर आवर। और इन्हीं यूनिट्स में हमसे पूछा हुआ है, किलोमीटर पर आवर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है? पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v2। द मीन वेलोसिटी v ऑफ द मैन इज। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस पर स्टार लगा के इसका आंसर हमेशा के लिए रट लेना चाहिए, और वो केस भी ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला है? पर्सन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, पहले आधे समय में। तो टोटल टाइम यदि हम 2t मान लें, तो पहले आधे समय में मतलब टी समय तक वेलोसिटी v1 से, और बचे हुए t समय में वेलोसिटी v2 से वो चलता है स्ट्रेट रोड पर। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मीन वेलोसिटी। मीन मतलब ही एवरेज। एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस तो बताया नहीं है, डिस्टेंस नहीं बताया, तो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ v1 और t क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, और टोटल टाइम कितना है? 2t। t कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिला हमें? v1 प्लस v2/2, दैट इज अरिथमेटिक मीन। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे याद रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन हो रही है, आधे समय तक v1 से चले और बचे हुए आधे समय तक v2 से, तो एवरेज कितना? तो v1 प्लस v2/2। तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। ये जिस तरह अरिथमेटिक मीन है, तो ये है हार्मोनिक मीन, इसकी भी बात अभी हम करेंगे। तो इसको अपनी फॉर्मूला लिस्ट में लिख लेना चाहिए। आप ये पूरा क्वेश्चन भी लिख देंगे तो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपकी फॉर्मूला डायरी है, उस पर कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि कोई पढ़ेगा नहीं, वो आपके लिए है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है जो आपको नहीं आता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं?
If a car covers 2/5 of total distance with speed v1 and 3/5 distance with speed v2, then the average speed is. तो फिर से एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है. मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है x, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x. तो ऐसा बोला है कि पहला 2/5 डिस्टेंस मतलब 2/5x ये v1 स्पीड से कवर होता है और बचा हुआ 3/5x 3/5 ऑफ x वो कवर होता है v2 से. हमको बतानी है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया है x, यहां आएगा टोटल टाइम. तो इस स्पैन में टाइम कितना लगेगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 2x/5 अपॉन v1, यानी ये हो जाएगा 2x अपॉन v1 ऐसा हो जाएगा. इसी तरह यहां क्या हो जाएगा? 3x अपॉन यहाँ आएगा 5v1. इसी तरह यहां पर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन 5v2. ठीक है, x तो कैंसिल आउट हो गया, x की चिंता नहीं करें. 1 अपॉन x तो है ही नहीं, अब ऐसा मानकर काम करेंगे. एलसीएम क्या आएगा यहाँ? 5v1v2 5v1v2 ऐसा आएगा. और फिर 5v1 से डिवाइड करेंगे तो v2 आएगा. तो यहाँ हो जाएगा 2v2 और इधर हो जाएगा 3v1 और इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो 5v1v2 अपॉन क्या आ गया? 2v2 प्लस 3v1. इन्होंने यहाँ 3v1 पहले लिखा है तो 3v1 प्लस 2v2. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. बेसिकली आपको ये याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. गलती होने की भी चिंता नहीं करेंगे, मुझसे तो अभी भी गलतियां होती हैं, है ना. बाय मिस्टेक्स वी ग्रो. कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं. द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज. तो जब भी ऐसा हो करेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट तो इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए. ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन. मतलब ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी जीरो है उसके बावजूद एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, क्या ये पॉसिबल है? तो अब बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लगता है. हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहां ऐसा बोल रहा है कि वेलोसिटी जीरो है उसके बावजूद एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. तो इस इक्वेशन से तो मालूम चल रहा है कि ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. पर यदि आप मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर एग्जाम्पल सोचें तो आप जानते हैं जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तब क्या होता है? ऊपर जाने पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. इसका मतलब नीचे है एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेशन कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पर रीच करती है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, पर एक्सेलरेशन तो अभी भी कहाँ काम कर रहा है? नीचे. क्यों? क्योंकि वेट तो अभी भी काम करेगा. इसको कौन खींच रहा है अपनी तरफ? अर्थ. किस फोर्स से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से. और उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो व्हेन दिस पार्टिकल रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट its velocity becomes zero but acceleration is still g, यानी पॉसिबल है. और इसके और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है. पर फिर भी देखते हैं. बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये तो इसी का कंट्राडिक्शन है, रॉन्ग है. अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो स्पीड यदि यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, ये भी गलत है. अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन. वेलोसिटी यदि नॉन यूनिफॉर्म यानी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो जरूर प्रोड्यूस होगा. यानी इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन करेंगे. क्या बोल रहा है? पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो बहुत सारे सवाल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के होते हैं.
और काइनेमेटिक्स वैसे भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चंस भले ही नहीं आए, पर इस थ्योरी पर बेस्ड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, किसी भी चैप्टर में, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर हो, एसएचएम हो, कहीं भी। और इसलिए काइनेमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और काइनेमेटिक्स करने के पहले वेक्टर अलजेब्रा और यूनिट डायमेंशन, ये 2 चैप्टर्स करने चाहिए। तो क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे ये सुनते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हमको इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स याद आ जानी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स आसान बनाने के लिए थ्योरी को हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तैयार कर लिए हैं, जिनको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। और इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स तभी यूज होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहली इक्वेशन आपने ये सुनी हुई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके अलावा एक ये सुनी हुई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या फिर आपने सुना है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट देती हैं हमको इक्वेशंस। याद रखना, ये इक्वेशन भी वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। यानी ये जो v u a ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वो वेक्टर साइन क्यों हटा दिए हैं? क्योंकि ये वन डायमेंशन में बात हो रही है। तो वन डायमेंशन में जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो इन इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं। पहली इक्वेशन ये वेक्टर इक्वेशन है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेक्टर्स इसीलिए मैं बोल रहा था आप पहले पढ़ लो, क्योंकि ये वी स्क्वायर का मतलब है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। वी अपने आप में वेक्टर है, पर वी डॉट वी करोगे तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब वो स्केलर हो जाएगा। तो ये स्केलर इक्वेशन है। इसके अलावा एक इक्वेशन और होती है, एस एन इज इक्वल टू 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यू प्लस हाफ ए 2n-1 nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। हम आएंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस पर, तब फिर इन इक्वेशंस की बात करेंगे हम कि इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स कैसे होते हैं, है ना। उसकी बात हम करेंगे आगे। हाल फिलहाल एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 20 सेकंड तक। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अंडरलाइन कर लो, मतलब u 0 हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि उसने रेस्ट से चलना शुरू किया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लो a से चला, कितने समय तक? 20 सेकंड तक। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में कितना चला? s1 एंड अ डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड, देन। तो डिस्टेंस की बात हो रही है, ध्यान देंगे। तो इक्वेशन डिस्टेंस भी देती है, ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा हमेशा, डिस्टेंस भी मिलेगा। बस डिस्टेंस के लिए हमको मोशन को ब्रेक करना होता है। तो ये पहला स्पैन 10 सेकंड का, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। अब यदि यहां पूछें वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यदि एक्सेलरेशन a है तो वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, तो आप इस इक्वेशन पर जाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू 0 है, u 0 है, एक्सेलरेशन a और टाइम कितना है? 10, यानी वेलोसिटी हो गई 10a। और यदि मैं पूछूं ये डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस कवर्ड कितना है, क्योंकि यहाँ बात तो डिस्टेंस की हो रही है, जो कितना बोला है यहाँ s1 वो कितना होगा, तो ये इक्वेशन लगा दोगे आप। तो ये वाली टर्म 0, यहाँ आएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब 100, दैट मीन्स 50a। ये हुआ डिस्टेंस कवर्ड। इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको। अब आगे क्या हुआ है? आगे उसने s2 चला है अगले 10 सेकंड में, मान लो ऐसे गया वो अगले 10 सेकंड में, पर अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी। एक्सेलरेशन फिर भी वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और अब कितना चला उसने? s2। तो s2 फाइंड आउट कैसे करोगे? तो अब इनिशियल वेलोसिटी ये लेना, 10a इंटू टाइम, वो 10 मतलब 100a हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू 100, ठीक है। ये लगाई है मैंने इक्वेशन, ये है u 10a
इंटू टी इज 10, 100A प्लस 50A, यानी 150A हो गया। ये कुल मिला के S1 S2 आ गए। हमको उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप चाहिए है, S1 और S2 के बीच। तो डिवाइड कर देते हैं S1 अपॉन S2, तो 50A अपॉन 150A, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। और अब रिलेशन हम देख सकते हैं कौन सा सही है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, S1 इक्वल्स S2/3 एंड सो बी इज करेक्ट। तो बाय द वे मैंने आपको ये बताया कि इक्वेशंस कब यूज होती हैं। ये इक्वेशंस यूज होती हैं जब वन डायमेंशन हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन हो, ठीक है। अदरवाइज जो फॉर्मूले हैं, जैसे वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है, डी आर डी टी। ये वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है। वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अलोंग यदि हो रही है तो v बराबर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसी से ये सब बनी हुई है, इससे और एक्सेलरेशन के इस वाले फॉर्मूले से, डी वी अपॉन डी टी। इन्हीं को सॉल्व करके स्पेशल केस में ये इक्वेशंस हमने तैयार करके रख लिए हैं, बस आसान करने के लिए चीज़ों को। आप इन पर जाओगे बेसिक फॉर्मूलों पर तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, पर फिर आप करोगे दो स्टेप में काम। पहले ये इक्वेशन डिराइव होगी और फिर उसे यूज करोगे। रादर हमने इनको बना कर रख लिया है, इसके लिए कन्वीनियंस के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब ये टू डायमेंशनल मोशन हो गई। क्या होती है टू डायमेंशनल मोशन? टू डायमेंशन का मतलब है दो कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हों टाइम के साथ साइमल्टेनियसली। यदि दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो हम बोलते हैं वो है मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन कुछ नहीं होती अलग से, बस वो दो वन डायमेंशनल मोशंस का सुपरपोजिशन होती है। तो क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन एट टाइम t इज गिवन बाई। तो हमको दिया हुआ है x इक्वल्स टू, क्या बोला है, 3t² माइनस 6t। तो यह है पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब ये अलोंग x मोशन को डिस्क्राइब कर रही है इक्वेशन। फिर आगे बोला हुआ है y इक्वल्स टू t² माइनस 2t। ये दोनों इक्वेशंस बता रही हैं कि x किस तरह t पर डिपेंड करता है और y कोऑर्डिनेट किस तरह t पर डिपेंड करता है। x एंड y एज फंक्शन ऑफ टाइम दिए हुए हैं और मीटर में है ये x और y, ये ध्यान देंगे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। बात हो रही है एक्सेलरेशन वेलोसिटी की। तो ये क्या है, ये है पोजीशंस। तो अब आप जानते हैं कैलकुलस से, क्या जानते हैं आप, कि इसे यदि डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली इक्वेशन को तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, यानी वी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। हम ब्रेक करके बात कर रहे हैं दोनों मोशंस को, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली मोशन हो रही है, तो ये इक्वेशन बता रही है हाउ एक्स चेंजेस विद टी। और वी एक्स वो क्या होगा, वो होगा डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डी डी टी एक्स। इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और बहुत अच्छे से आपको आता होगा डिफरेंशिएशन। 3t² को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो तीन, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी डी टी t², तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जानते हो वैसे आप, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। डी डी एक्स एक्स टू दी पावर n बराबर एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t, ठीक है, और माइनस ये साइन, फिर डी डी टी 6t, तो 6 बाहर और डी टी डी टी 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 6t माइनस 6। ये है वेलोसिटी along x, मतलब velocity as function of time, how velocity along x changes with time। इसी तरह vy फाइंड आउट कर लो, तो vy क्या होगा, डी डी टी y, यानी dy बाय डी टी, यानी इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2t माइनस 2। इस तरह आपको वेलोसिटीज मिल गई, पोजीशंस दी थी एज फंक्शन ऑफ टाइम, आपने वेलोसिटीज निकाल ली। और अब एक्सेलरेशन भी निकाल कर रख लेते हैं, फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स मिल जाएगा। ए एक्स मतलब डी डी टी वी एक्स,
dvx अपॉन dt, तो इसे डिफरेंशिएट करना है इसको, 60 माइनस 6, तो ये तो 0 हो जाएगा और इधर क्या होगा, 6 बाहर आएगा, dt 1 होकर 6 आ गया। यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देख रहे हो आप ये t से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। इसको डिफरेंशिएट करें तो ay मिल जाएगा, तो ay बराबर क्या होगा, डी डी टी वी वाई, है ना। और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशंस, मतलब दो इंडिपेंडेंट मोशंस हो रही हैं एक्स डायरेक्शन में। यदि आप देखोगे तो पहले यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये मूविंग पार्टिकल है क्या, तो यहां ध्यान देना t के साथ x बदल रहा है, मतलब मूविंग पार्टिकल है। x डायरेक्शन में यह है पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। और ये जो इक्वेशंस हैं वो y वाली हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन है। तो ये दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर से आई हुई प्रॉपर्टी है। कोई भी वेक्टर यदि वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो उसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट नहीं होता, और हॉरिजॉन्टल में हो तो वर्टिकल में नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं ये 20 न्यूटन का फोर्स है, इसका इधर कंपोनेंट बताओ कितना है, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है जिधर एंगल बनता है उधर हम कॉस ले लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तब कॉस 90 कितना होता है, 0। तो प्रूव हो गया कि 20 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स है उसका वर्टिकल में असर नहीं है, और यदि वो वर्टिकल में होता तो उसका हॉरिजॉन्टल में असर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता। ये आगे तक आपको ये यूज करना है इस प्रॉपर्टी को, हाइड्रोस्टैटिक्स में भी ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो फिर याद आना चाहिए, ठीक है। इसको भी कहीं लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस पर, क्या बोला है ऑप्शन ए में, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या t बराबर 0 पर 0 है, जिसमें तो t है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, हमको चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0। तो यह है वेलोसिटी, यहां डालो t बराबर 0, t बराबर यदि 0, क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 डालेंगे तो x में तो -6 आएगा और इधर आएगा -2, तो वेलोसिटी 0 नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। सी में क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यहाँ 1 सब्सटीट्यूट करें तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 1 सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसे देखने की जरूरत नहीं, फिर भी क्या बोला है, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर 0। तो अभी वेलोसिटी 0 हमने प्रूव की, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहा है, टू कार्स ए एंड बी आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन with velocities v1 and v2, v1 greater than v2, when the car A is at a distance d ahead of car B, the driver of the car A applied the brake, producing a uniform retardation A, there will be no collision when। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के जो होते हैं, एक कार दूसरे को चेस कर रही है या कोलिजन नहीं होने की कंडीशन जैसे इसमें बोला हुआ है, इन क्वेश्चंस को हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो जब एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी दूसरे मूविंग बॉडी के रिलेटिव बतलाई जाती है तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी दूसरे मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में या रिलेटिव, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है वी ए बी, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा होता है वी ए माइनस वी बी,
ये जनरल बात हो गई, 1 2 दोनों में आप इसको लगा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है सिर्फ। और वन डायमेंशन में जब बात होती है, जैसे कि यहां बात हो रही है वन डायमेंशन में, इसको बहुत अच्छे से समझ कर रखना चाहिए, इससे आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा पूरी फिजिक्स में। कहीं भी इसको यूज करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में यूज करेंगे, इवन 12th में जाने के बाद रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे तब भी रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन यूज हो सकता है, या रिफ्रैक्शन में हो सकता है, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सुने, रिलेटिव वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है, वन डायमेंशन में ये वेक्टर साइन हटा देना और इसको ऐसे लिख देना, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो क्या ये स्केलर इक्वेशन हो गई? नहीं, ये अभी भी वेक्टर इक्वेशन है। वो वेक्टर साइन क्यों हटा दिए फिर? इसलिए हटा दिए कि अब वन डायमेंशन में प्लस माइनस साइन से ही डायरेक्शंस का काम चल जाता है। आप जानते हैं वन डायमेंशन में किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लो ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव रिगार्ड कर ली, फिर इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर काम कर रहे होंगे, जैसे एक पार्टिकल है इधर जा रहा है तो हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। दूसरा पार्टिकल मान लो इधर जा रहा होता तो उसकी वेलोसिटी हम ले लेते नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना, स्लांटिंग डाउन स्लांटिंग अप, दो ही डायरेक्शंस हो सकती हैं वन डायमेंशन में, और इसलिए प्लस माइनस साइंस विल टेक केयर ऑफ डायरेक्शंस। और इसलिए इसमें से हमने हटा जरूर दिए वेक्टर साइन, पर वो दिमाग में जरूर होना चाहिए कि वेक्टर साइन होते हैं, इनको प्लस माइनस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये फॉर्मूला हम वन डायमेंशन में लगाएंगे यदि हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और यदि वेलोसिटी चाहिए बी की विद रिस्पेक्ट टू ए तो उल्टा लिख लेंगे इसको, वी बी ए कितना होगा, तो वी बी ए हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पुट वैल्यूज विद साइन, जो भी मालूम हो आपको, वी ए वी बी मालूम है तो पुट विद अलजेब्रिक साइन, अलजेब्रिक साइंस। और यदि कोई पूछे आपसे कि ये वेक्टर इक्वेशन है या स्केलर, तो बोलना नहीं, ये वेक्टर इक्वेशन है। अब इस सवाल पर आते हैं, इसको रिलेटिव मोशन से हम सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं इसको, चेजिंग वाला क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहां नहीं पूछे गए तो आगे पूरी मैकेनिक्स में कहीं भी इसको पूछा जा सकता है, वो किसी बड़े सवाल की स्टेप भी बन सकती है, तो इस पर ध्यान देंगे। अब दो कार्स हैं ए और बी, और कार ए अहेड ऑफ कार बी है, तो ये बना लेते हैं कार ए, ये हो गई कार ए और ये हो गई कार बी, ठीक है। ए कितने से जा रही है? ए जा रही है v1 से, v1 से इधर जा रही है, ये वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड हमने मान ली है, और v2 वो भी उधर ही जा रही है उसी डायरेक्शन में, और v1 ग्रेटर देन v2 है। इनिशियल डिस्टेंस इनके बीच का है d, सेपरेशन d है। इनिशियल मतलब जब हमने टाइम जीरो, मतलब जब आपने टाइम रेकन किया, है ना, जब इसने चेस करना इसको शुरू किया, या जब आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, वो इंस्टेंट है जीरो, तब उनके बीच की सेपरेशन है डी। फिर से पढ़ते हैं, टू कार्स ए एंड बी आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 and v2, v1 greater than v2, when the car A is at a distance d ahead of car B, the driver of the car A, कार ए का ड्राइवर क्या करता है, अप्लाइड द ब्रेक प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए, इसने ब्रेक लगाए, ए ने जो फास्ट है उसने ब्रेक लगाए, मतलब एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस हुआ। उसके पहले इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, मतलब ये दोनों वेलोसिटीज पॉजिटिव साइन के साथ, ये वाला एक्सेलरेशन जो कार ए का है उसको लेंगे नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है। देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन, तो कोलिजन की बात बाद में करते हैं, ये देखते हैं कि ये कार इसको कितने समय बाद या किस कंडीशन में, ये डी डिस्टेंस चलने के बाद यदि चेज हो रही है, मतलब उनकी वेलोसिटीज कैसी हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी। हाँ,
तो अब क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? तो पहले निकालें हम इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। मैं बाय द वे आपको वो भी समझाना चाह रहा हूं। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो यू रिलेटिव ले लिया हमने। अब यू रिलेटिव मतलब क्या होगा? बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए या ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, कुल मिलाकर वो होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसलिए चिंता मत करना, कोई भी निकाल लेना, आप जो मर्जी वो निकाल लेना। हमने निकाल ली वेलोसिटी इनिशियल, मतलब टी बराबर 0 पर, जब इसने रिटार्ड होना शुरू नहीं किया है, तब वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको आप लिखोगे यू ए माइनस यू बी। यू ए कितना हो जाएगा? v1 पॉजिटिव, और यू बी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव में ही v2। यानी ये है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। अब जब इनके बीच कोलिजन होगा, कोलिजन होने पर क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पर आ गए ऐसा मान लेंगे, तो दोनों की वेलोसिटीज हो जाएंगी सेम। यही कोलिजन होने की शर्त है। जब तक ये डिफर करेंगी वेलोसिटीज में, तब तक वो अलग अलग रहेंगी। एक होना है उनको, कोलाइड होना है, एक ही पॉइंट पर आना है, तो दोनों की वेलोसिटी को एक होना चाहिए। मतलब जब v रिलेटिव कितना हो जाएगा? 0, तब इनके बीच होगा कोलिजन। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसका? a का विद रिस्पेक्ट टू b। तो a कहाँ है? d पर है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगता है, एस ए बी लिख रहे हो तो एस ए माइनस एस बी, पोजिशन ऑफ ए माइनस पोजिशन ऑफ बी। तो d माइनस क्या कर लेंगे? 0। यानी ये हो गया u रिलेटिव। अब एक्सेलरेशन है क्या? यस, एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन रिलेटिव वाला v ए बी, ए का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए का एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ए, क्योंकि इस डायरेक्शन में है और बी में है नहीं, तो माइनस ए आ गया। ठीक है, ये सब निकालने के बाद आप देख रहे हो कि ए रिलेटिव भी तो कांस्टेंट है, मतलब वो इक्वेशंस जो काइनेमेटिक्स की थी वो भी हम लगा सकेंगे, है ना। इसको करने का तरीका, ये एग्जाम में इतना सब ढेर सारा नहीं करना होता है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए। फिर आपको एक बार हैबिट हो जाएगी तो फिर इससे डर खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम से इजीली जल्दी आपसे वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या किया? पहले निकाल लिया u रिलेटिव, फिर v रिलेटिव। ये कंडीशन लगाई कोलिजन की कि v रिलेटिव जब 0 होगा तब ये कोलाइड होंगी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और रिलेटिव एक्सेलरेशन। और अब थर्ड इक्वेशन ये वाली यूज की, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर मतलब v रिलेटिव स्क्वायर वो 0 हो गया, इज इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर, मतलब ये लोगे आप v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, ये लोगे -2 एक्सेलरेशन कितना है? प्लस साइन के साथ, एक्सेलरेशन प्लस साइन के साथ। तो यहां पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा। मैं लगा रहा हूं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस था तो ए माइनस साइन के साथ डाला तो प्लस हो गया, कोई बात नहीं। और s कितना है? d। ऐसी इक्वेशन बनेगी, ऐसी इक्वेशन बनेगी। और अब आप d के लिए कंडीशन निकालो। तो 2ad बराबर विद माइनस साइन ये आएगा, और उस माइनस को अंदर डाल दें ब्रैकेट के, तो वो हो जाएगा v2 माइनस v1 होल स्क्वायर। ये चिंता मत करना कि गलत हो रहा है, गलत वलत नहीं हो रहा है। वो आप उल्टा काम करते तो वो माइनस साइन भी नहीं आता, या यहाँ पर आप लिख सकते थे उसे v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के d कितना आया? तो d बराबर इधर आया v2 माइनस v1 होल स्क्वायर। वैसे भी आप देख रहे हो स्क्वायर है तो v2 माइनस v1 लिखो, चाहे v1 माइनस v2 लिखो, एक ही बात है, अपॉन 2a। और यहां अब मैं लगाता हूं इन इक्वालिटी, इसको हटाता हूं यहां से, इज इक्वल टू के साइन को, इज इक्वल टू के साइन को हटाकर यहां पर मैं पुट करूंगा इन इक्वालिटी का साइन। तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब नो कोलिजन की ये शर्त हो गई। क्या शर्त हो गई? कि d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v2 माइनस v1 होल स्क्वायर अपॉन 2a। डिस्टेंस यदि बराबर हो गई तो बिल्कुल वो पास पास आ जाएंगी, कम हो गई तो बिल्कुल टकराएंगी, निश्चित है। और यदि डिस्टेंस ग्रेटर देन हुआ
तो फिर वो नहीं टकराएंगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी, ग्रेटर देन v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहां आप कुछ और मत सोचने लगना, आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो वो v1 माइनस v2 हो जाएगा। मतलब हमारी कंडीशन ऐसी आ जाएगी, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2a। ये कंडीशन हो गई नो कोलिजन की। तो इसको हमने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अच्छी प्रॉब्लम है, इसको पूरा आप दोबारा सुनना, आप अपना तरीका बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उल्टा करके सोचना, जैसे मैंने यू ए बी लिया, आप यू बी ए करके देखना क्या आंसर आता है। कुल मिला के इसको आप सॉल्व पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतनी देर लग रही है, अदरवाइज फटाफट इवन वो आंसर तक आपको याद हो जाएगा। तो आंसर भी याद रहा तो भी आपका तो काम बन गया। वहां आपसे कोई इंटरव्यू नहीं लेगा आपका कि आया कैसे है। आंसर यदि आपने टिक किया करेक्टली, वो आपको याद रहा आंसर, तो आपकी तो लॉटरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है? पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। The other half of the distance is covered in two equal time intervals with a speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is। तो दिखने में बहुत आसान सा सवाल लग रहा है पर है डिफिकल्ट, है ना। ये आपने नहीं किया होगा तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, ये डिफिकल्ट सवाल है। तो पहले देखते हैं है क्या सिचुएशन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है और बोल रहा है स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहले टोटल डिस्टेंस मान लें कि टोटल डिस्टेंस इज 2x, क्योंकि हाफ डिस्टेंस की बात हुई है, यानी वो x चलता है कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से। ये तो पहला स्पान हुआ। आगे बोल रहा है द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब डिस्टेंस आधी आधी नहीं है बल्कि टाइम आधे आधे हैं। जो बची हुई डिस्टेंस है उसे आधे समय तक कवर किया जाता है कितने से? 4.5 से मीटर पर सेकेंड में, और बचे हुए आधे टाइम में 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये कहानी है। तो इधर का टाइम यदि हम मान लें 2t, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा t। इस तरह ये तीन स्पैन्स में डिवाइडेड मोशन है। पहला x डिस्टेंस कवर होता है 3 मीटर पर सेकेंड से, फिर बचा हुआ जो आधा डिस्टेंस है, बचा हुआ जो आधा है मतलब कितना है ये x, वो आधे समय तक 4.5 से, और बचे हुए आधे समय में 7.5 मीटर पर सेकेंड से। हमको चाहिए एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। तो ऊपर चाहिए हमको टोटल डिस्टेंस, तो वो तो 2x निकला रखा हुआ है। नीचे लगेगा डिनोमिनेटर में टोटल टाइम, तो यहां टाइम आ जाएगा क्या? यस, x/3 ये हो जाएगा, है ना। उस बीच आप x की पहले इक्वेशन बना लो, ठीक है। ये है x टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस क्या होगा इधर यदि हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस मतलब इस स्पीड से t टाइम तक चला यानी 4.5t प्लस इधर 7.5t, स्पीड इनटू टाइम कर रहा हूं मैं। तो 7 और 4 11 और 1 12 यानी 12t इज इक्वल टू x। एक रिलेशन मिल गया हमको कि x जो है उसे आप चाहें तो 12t लिख सकते हैं, उसे 12t लिख सकते हैं। अब आते हैं हम फॉर्मूले पर। एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखेंगे? तो न्यूमरेटर में आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस विच इज 2x। 2x जरूरत पड़ेगी तो x की जगह 12t भी लिख सकते हैं। अपॉन नीचे क्या होगा? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए इधर टाइम कितना होगा? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x/3। इधर ये x/3 हो जाएगा और इधर टोटल टाइम कितना होगा? वो होगा 2t के बराबर, ठीक है। ये टाइम और ये टोटल 2t, ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों वेरिएबल्स जो हैं x और t के बीच हमको रिलेशन पता है, तो आप या तो दोनों को x की टर्म्स में या दोनों को t की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। x की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पर 12t, x की जगह। ये जो रिलेशन हमको इधर से मिला है सेकंड और थर्ड स्पैन के लिए, तो 12t यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 24t। और नीचे x की जगह यहाँ 12t डालेंगे
तो 4t आ जाएगा, 4t प्लस 2t यानी 24t अपॉन अपॉन 6t। तो ये t कैंसल आउट होकर ये आ गया 4 और आंसर आएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें गड़बड़ वहां होगी, इतनी जल्दबाजी वहां हमको रहती है, घबराहट और जल्दबाजी, जल्दबाजी दोनों, उस चक्कर में छोड़ ही देते हैं हम कई बार उसको। ये समझ में नहीं आता कि कितना आसान है, बहुत आसान है। तो इसको भी अपनी फॉर्मूला डायरी में लिख दो, कोई बुराई नहीं है। और ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए। अगला क्वेश्चन करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई x equals to 2t square plus t plus 5, the acceleration at t equals to 2 second is। तो ये तो आपने किया ही होगा, x दे रखा है, तो अब आप इसको समझ गए हो कि ये होता क्या है। इसका मतलब है पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो x की इक्वेशन दी है, मतलब पोजीशन, इससे समझ में आ रहा है कि x एक्सिस के अलोंग मोशन हो रही है और x कोऑर्डिनेट किस तरह चेंज हो रहा है, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। तो ये हमको गिवन है, हमको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 4t प्लस 1, है ना, ये आ गया, ये आ गई वेलोसिटी। तो अब पोजीशन चेंज हो रही है क्या टाइम के साथ, यस, टाइम बदलेगा, पोजीशन भी बदलेगी। क्या वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, हो रही है, क्योंकि इसमें भी t आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा मीटर में, ये होगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में, और ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ए की जो इक्वेशन है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गई, यानी एक्सेलरेशन तो बदल ही नहीं रहा है, वो तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। तो पूरी मोशन के दौरान वो 4 पर ही कांस्टेंट रहेगा। एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो एट 2 सेकेंड का कोई मतलब नहीं रहा, हर बार वो कितना है, हर समय वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाई, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उसका, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। बहुत अच्छे से इसको देखना चाहिए, स्टैंडर्ड का सवाल है, बार बार आता है। हमको चाहिए है वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहिए जब क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो। जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी कितनी है। तो हमको s की इक्वेशन दी हुई है, s बराबर दिया है हमें टी क्यूब्ड माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ऐसी इक्वेशन दी है। इसको कर दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये आ गई वेलोसिटी। और इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना होगा वो, 60 माइनस 12, ये आ गया। अब यूनिट्स तो मीटर में है इसकी यूनिट, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी, पर वेलोसिटी पूछी है उस इंस्टेंट पर जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो एक्सेलरेशन की ये जो इक्वेशन है, a इक्वल टू 60 माइनस 12, इसको 0 कर लेंगे तो करस्पॉन्डिंग टाइम आ जाएगा, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम आ गया जब जब एक्सेलरेशन 0 है। और इस t इक्वल टू 2 सेकेंड को इधर सब्सटीट्यूट करने से 2 सेकेंड पर की वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी बराबर 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हुआ 12, 24 और 3, 12 और 3 15, 15 माइनस 24, यानी कितना आ गया, -9 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का क्या मतलब होता है, तो अभी बात की थी कि वन डायमेंशन में प्लस माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसा याद कर लेते हैं, 9th में पढ़ाते हैं उनको, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, है ना। तो बोलना ऐसा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन इज, वन डायमेंशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं,
डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, ऐसा याद करो, क्योंकि जो प्लस माइनस साइन है ये डायरेक्शन को बताते तो हैं, पर किसमें, वन डायमेंशन में, क्योंकि दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं। हाल फिलहाल आंसर है -9 मीटर/सेकेंड। होप ये सही होगा। और एक और बात आपसे कहनी है मुझे कि कई बार ऐसा होता है कि मुझसे गलतियां होती हैं, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, है ना। मुझे सवाल सॉल्व करके नहीं देना है आपको, आंसर आंसर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा, ठीक है। मैं कोशिश तो करता हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे भी नहीं बैठे होते, कई बार बच्चे नहीं होते हैं, मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो कई बार थोड़ी बहुत यदि मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। वो प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, कॉन्सेप्ट की मिस्टेक नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्या बोला है, द रिलेशन 3t is equals to √3x plus 6 describes the displacement of a particle in one direction where x is in meters and t in second. The displacement when velocity is 0 is। तो इस रिलेशन से पता लग रहा है कि मोशन हो रही है अलोंग x, और ये इक्वेशन बता रही है x एज फंक्शन ऑफ t। हमको बताना क्या है कि जब वेलोसिटी 0 है इस पार्टिकल की, तब डिस्प्लेसमेंट कितना है। व्हेन v इज 0, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो पहले इक्वेशन लिखे, 3t बराबर √3x प्लस 6, और इसमें से x को हटा लेते हैं, इसको अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, √3x इक्वल्स टू, तो 6 को इधर ले जाते हैं, तो 3t माइनस 6, और अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और इधर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो पहले आएगा a स्क्वायर मतलब 90 स्क्वायर माइनस 2ab, 6 18 दूनी 36, 36t प्लस 36, और 3 से डिवाइड कर देते हैं RHS को, 3 या 9, 3t स्क्वायर, ये आएगा 12t प्लस 12। तो ये तो बहुत आसान हो गई इक्वेशन। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। तो x आ गया है, तो वेलोसिटी आ जाएगी डिफरेंशिएट करके, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 12, 60 माइनस 12, और इसे कर दें 0, तो 60 इज इक्वल टू 12 एंड सो t इज 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि इक्वेशन यही बताती है डिस्प्लेसमेंट। इसमें t0 डालो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 12 मीटर, मतलब उसने 12 मीटर से चलना शुरू किया है। फिर वेलोसिटी घट क्यों रही है, क्योंकि रिटार्डेशन आ रहा होगा, और वेलोसिटी 0 हो गई है किस इंस्टेंट पर, 2 सेकंड पर। 2 सेकंड यहाँ सब्सटीट्यूट करना है बस, मैथमेटिकली तो इतना ही काम करना है। 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हुआ 12 माइनस यहाँ कितना आएगा 24, और यह है प्लस 12, ये 12 और ये 12 मिलकर हो गया 24 माइनस 24, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया 0, यानी उसने रिट्रेस किया होगा पाथ, इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0 आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0। तो 0 भी आंसर्स होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर 0 होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t equals to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. The retardation is, हमको दिया हुआ है x मतलब डिस्टेंस एज फंक्शन ऑफ टाइम, हमसे पूछा है रिटार्डेशन। तो ये इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, t इक्वल्स टू क्या बोला है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इधर क्या लिखना होगा dt अपॉन dx, और इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब इधर ध्यान दें तो ये हमको क्या मिला, यह है वेलोसिटी का रेसिप्रोकल, dx अपॉन dt v होता है, तो dt अपॉन dx यह है 1/v, यानी 1/v हमको कितना मिला 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये मिल गई हमको वेलोसिटी।
हमको चाहिए रिटार्डेशन, यानी हमको फिर से v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ताकि एक्सेलरेशन मिले। तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो डी डी टी वी। अब v कितना होगा यहां से देखें तो इसको ट्रांसपोज कर दें v को उधर, ये नीचे आएगा, यानी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज्ड टू दी पावर -1, ऐसा हो जाएगा ये। और अब इसे चेन रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको u सपोज कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, डी डी यू यू रेज टू दी पावर -1, एन एक्स एन -1 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1 अपॉन इसका स्क्वायर, यू स्क्वायर होगा वो, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और फिर इसे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ, ये बीटा की तो फिक्र नहीं करें, कांस्टेंट है, डी डी टी 2 अल्फा एक्स, तो 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, और क्या लिखना होगा हमें, डी एक्स अपॉन डी टी विच इज वी, विच इज वी। तो इस तरह से ये मिला हमको एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखें, ये माइनस साइन आएगा, फिर 2 अल्फा वी, इसको v लिख लिया डी एक्स अपॉन डी टी को। और इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहां से 1/v, इसको 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को 1/v लिखें तो होगा 1/v स्क्वायर, 1 अपॉन वी स्क्वायर। तो रेसिप्रोकेट होकर ये वी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 अल्फा वी क्यूब्ड, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। हमसे पूछा है रिटार्डेशन, तो माइनस साइन हटा देते हैं, तो क्या मिला हमको, 2 अल्फा वी क्यूब्ड, 2 अल्फा वी क्यूब्ड, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन बाई x equals to at square and y is equals to bt square. The speed of the particle at any moment is, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम है, तो इसको मोशन इन 1 डायमेंशन में क्यों कर रहे हैं, तो अलग अलग आप देखें तो ये है मोशन इन 1 डायमेंशन, ये अलोंग x और ये अलोंग y, और इन दोनों के सुपर पोजिशन से ही होती है मोशन इन 2 डायमेंशन। हमको चाहिए स्पीड पार्टिकल की किसी मोमेंट पर, तो x इज इक्वल टू दे रखा है हमको at स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलेगी वेलोसिटी अलोंग x, तो कितनी हो जाएगी, a बाहर और डी डी टी टी स्क्वायर, ये 2t हो जाएगा, तो ये हुआ 2at। सिमिलरली y दे रखा है हमको कितना, bt स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी अलोंग y मिलेगी, तो कितना आएगा ये 2bt, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये क्या है, तो ये है वेलोसिटी का जो नेट वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट, और ये है नेट वेलोसिटी का y कंपोनेंट। मतलब वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू 280 i कैप प्लस 2bt j कैप, इस तरह से इसको लिखना होगा। ये है नेट वेलोसिटी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा स्पीड एट मोमेंट t, किसी मोमेंट t पर स्पीड निकलेगी। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया है, तो अब आप जानते हैं इस v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो i और j के कोएफिशिएंट्स की स्क्वायरिंग, उनका एडिशन और उसका रूट, मतलब 280 स्क्वायर प्लस 2bt स्क्वायर, ऐसा करेंगे। अब इसमें से टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कॉमन आएगा, फिर और क्या क्या कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा, तो इसको अंदर ही अंदर 2t स्क्वायर यदि कॉमन कर दें, 2t स्क्वायर कॉमन कर लें यदि, तो क्या होगा, हाँ ये 4t हो जाएगा, यस दिस इज 4t, 2 स्क्वायर इज 4t स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा बचेगा। और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये होगा 2t स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसको यदि प्लॉट करना है इस वेलोसिटी को, तो इस तरह आप प्लॉट भी कर सकते हैं। ये होगी वो नेट वेलोसिटी,
जिसका इधर होगा ये x कंपोनेंट और इधर होगा ये y कंपोनेंट और ये होगा वो v। ठीक है, तो मुझे आपको बताना यह है कि मोशन इन वन डायमेंशन इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन अच्छे से आती है तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन ये 2 इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशंस का ही सुपरपोजिशन होता है। तो अभी हाल फिलहाल आंसर क्या हुआ, 2t रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है, थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड इन जीप मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ये दिखा दिया मैंने वो थीफ, मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से, 9 मीटर पर सेकेंड से। अ policeman chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ये मान लेते हैं वो है policeman जो इस थीफ को चेस कर रहा है। वेलोसिटी कितनी है उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ द जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर। ये जो इनिशियल सेपरेशन है वो है 100 मीटर। द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पर ऐसी है सिचुएशन, यह थीफ यह है पुलिसमैन, ये इनकी स्पीड्स हो गई, दोनों के बीच की सेपरेशन है 100। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिस टू रीच द थीफ। तो हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लेना चाहिए, बस बहुत ही आसान है। हमने फाइंड किया था वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये हमको फाइंड कर लेना चाहिए। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 10 माइनस 9 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी स्पीड जिससे ये 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इस स्पीड के साथ में। इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोल सकते हैं। यह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब इस वेलोसिटी से ये पुलिस थीफ को चेस कर रही है, 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर होनी है। तो टाइम कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। यह है 100 मीटर, ये 1 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 100 सेकेंड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्टली इस तरह से कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करेंगे और 100 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करने से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट along x axis. The deceleration on the particle is proportional to the square of distance from the origin. Therefore, a is equals to alpha x square. The distance at which the particle stops is. तो ये दे रखा है हमको एक्सेलरेशन पर, यहां बात हो रही है डिक्लीरेशन की, मतलब a हम लेंगे माइनस साइन के साथ अल्फा एक्स स्क्वायर। यह रिटार्डेशन इसलिए माइनस साइन लिया हुआ है। बोल क्या रहे हैं, एक पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना शुरू करता है, मतलब ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और बात हो रही है, पूछ रहा है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा जब वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो वी नॉट से जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है उस दौरान डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये हमसे पूछा हुआ है। अब एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, dv अपॉन dt, और यदि इस इक्वेशन में ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो dx अपॉन dt वो बनेगा v और बचेगा dv अपॉन dx। ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और इसी से हम लिख सकते हैं v dv इक्वल्स टू a dx। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिटार्डेशन दिया है एज फंक्शन ऑफ x मतलब डिस्टेंस। तो a की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स और इधर है वी डी वी, और अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इधर वेलोसिटी की लिमिट्स क्या आएंगी, वी नॉट से 0, वी नॉट से उसने चलना शुरू किया और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। और इधर डिस्प्लेसमेंट 0 से s लिख लेते हैं। अब वी डी वी स्क्वायर बाय 2 होता है, वी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 0, फिर क्या आएगा, फिर ये लोअर लिमिट आएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये LHS। फिर इधर क्या होगा, ये माइनस
बाहर है, अल्फा भी बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होगा एक्स क्यूब बाय 3 यानी S3/3 ऐसा हो जाएगा। तो ये माइनस तो एडजस्ट हो गया, हमको ये S फाइंड आउट करना है, इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3v0 स्क्वायर 2 अल्फा 2 अल्फा ये हो गया S क्यूब के बराबर, हमको S पूछा है तो देयरफॉर S इज क्यूब रूट ऑफ दिस, मतलब 3v0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा रेज्ड टू दी पावर 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 3v0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा रेज्ड टू दी पावर 1/3 एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी नॉट स्क्वायर यहाँ सिर्फ वी नॉट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। अ पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है। एट अ टाइम t after beginning of the motion the acceleration suddenly becomes retardation of the same value, the time in which the point returns to the initial point is। तो साथ साथ में एक डायग्राम बना लेते हैं, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक पॉइंट मतलब ही एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लो ए से चलना शुरू करता है, अब स्टार्ट कर रहा है और रेस्ट से यानी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और बोल रहा है एट अ टाइम t आफ्टर बिगनिंग द एक्सेलरेशन सडनली बिकम्स रिटार्डेशन। तो ये इंस्टेंट ऑफ टाइम कौन सा है? t इक्वल्स टू 0, यहां से उसने चलना शुरू किया है, और कितने समय के बाद? t समय के बाद, जब टाइम हो गया t तब हुआ क्या? एक्सेलरेशन सडनली रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया सेम वैल्यू का, मतलब यदि एक्सेलरेशन था पहले तो अब वैल्यू a का रिटार्डेशन हो गया, मतलब वेलोसिटी अब डिक्रीज होगी, ऐसा हो गया है। द टाइम इन विच द पॉइंट रिटर्न्स टू द इनिशियल पॉइंट इज, तो ये है t इक्वल्स टू 0। अब पहले यहां वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि t समय के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे उसके लिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u0 एक्सेलरेशन a और टाइम है t यानी वेलोसिटी at हो जाएगी, और उसके बाद वेलोसिटी रहेगी इस डायरेक्शन में ही, पर अब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक जो कवर हुई है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो यू 0, तो यू वाली यू टी वाली टर्म तो हट गई, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज ए इंटू टी स्क्वायर, ये हुआ S1। अब आगे क्या होगा? अब वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, मतलब ये पार्टिकल रिटार्ड होगा, तो कितने समय बाद वो रुक जाएगा? ये जो इंटरवल है ये t है, आगे कितने समय के बाद वो रुक जाएगा ये फाइंड करना है हमको। तो इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पॉइंट सी के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये ले लेते हैं, इस वाले स्पैन के लिए BC के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगी AT माइनस क्या लगा रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये u है, एक्सेलरेशन तो ये है, पर अब इंटरवल ऑफ टाइम मान लेते हैं हम, इंस्टेंट ऑफ टाइम t डैश मान लेते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम t डैश मान लेते हैं, मतलब ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है इसको t डैश बोल रहा हूं मैं, ये इंटरवल ऑफ टाइम t और ये इंटरवल ऑफ टाइम t डैश, तो ये हो जाएगा t डैश, तो t इज इक्वल टू टी डैश, एक रिजल्ट तो मिल गया, मतलब जितनी देर तक वो एक्सेलरेट हुआ उतनी देर तक ही वो रिटार्ड हुआ है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको S2 बोलते हैं, तो u कितना है? u है 80, 80 कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट के लिए? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस, अब ये इसमें और मल्टीप्लीकेशन होना है, इसका मल्टीप्लाई होना है अभी टी डैश का, पर ये दोनों अब बराबर हैं, तो यहाँ आप चाहें तो दोनों को t लिख सकते हैं, तो ये ut वाली टर्म माइनस हाफ ए टी डैश स्क्वायर, तो इसको t लिख लिया दोनों को,
तो ये हुआ ए टी स्क्वायर और इसे भी टी लिख लिया है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब हाफ ए टी स्क्वायर हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर वो स्टॉप हुआ पर एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर ही काम कर रहा है, इसका मतलब अब वो लौटेगा और लौट कर यहां पहुंचेगा। और जब वो लौट कर आता है तो टाइम हमसे पूछा हुआ है, जब टाइम का जीरो यहां लिया है, तो अभी हाल फिलहाल ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा है उसे, तो ये है टी, ये है टी डैश, दोनों बराबर भी हैं, तो ये टाइम तो निकला हुआ रखा है हमारे पास में 2t। जब उसने चलना स्टार्ट किया तब से जब वो अपना पाथ रिट्रेस करता है तब तक का समय है 2t। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसे ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी फिर से, अब मैं इस स्पैन की बात कर रहा हूं सी से ए आने में, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, एक्सेलरेशन होगा माइनस ए, या आप चाहें तो इस डायरेक्शन को प्लस ले सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो ए हो गया, वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम फाइंड आउट करना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, लिख लेते हैं s1 प्लस s2 इज इक्वल टू ut वाली टर्म जीरो, हाफ ए टी डबल डैश स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। ये वो वाला टाइम है सी से ए तक आने का। अब ये कितना है s1 प्लस s2, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए टी डबल डैश स्क्वायर, तो ये ए कैंसिल आउट हुआ, टू ट्रांसपोज करके स्क्वायर रूट ले लें तो टी डबल डैश कितना आ गया, तो आ जाएगा टी रूट टू, टी रूट टू। तो इस तरह टोटल टाइम कितना हुआ, तो 2t तो जाने का समय और लौटने का समय हो जाएगा टी रूट टू। इस तरह से पूरा टाइम कितना हुआ, तो टी बाहर ले लेते हैं, 2 प्लस रूट टू, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको एक दो बार करना ही चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मान लो ये है वो ट्रेन 150 मीटर लंबी और कितने से मूव कर रही है, 45 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड्स में आंसर दिए हुए हैं। अभी मैं पूरा पढ़ता हूँ क्वेश्चन, पर इसको यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो सकता है हमें जरूरत पड़े। ये मीटर पर सेकंड में हो गई ट्रेन की स्पीड। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर्स। तो मान लो कि यह है ब्रिज, ये ब्रिज है और कितने मीटर का है, ये 850 मीटर का, और ये है ट्रेन, ये ट्रेन, ये ब्रिज, और ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मतलब ये इंजन होगा उस ट्रेन का और ये होगा गार्ड का डिब्बा। तो जब गार्ड का डिब्बा यहां आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि हाँ इस ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। ये पोजीशन आ जानी चाहिए ट्रेन की। इसका मतलब ट्रेन को चलना कितना है, यदि इंजन को देखें आप, तो इंजन यहां से एंटर हुआ था और यहां आ गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका होगा 850 प्लस 150 यानी 1000। तो ये है डिस्प्लेसमेंट 1000 क्या मीटर, और ब्रिज तो रेस्ट में है, मतलब ग्राउंड के रिलेटिव जो स्पीड है वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर का यहाँ मीटर बनाना पड़ेगा, किलोमीटर का मीटर, और आर का करना पड़ेगा हमको सेकंड, आर का सेकंड मतलब 3600 हो जाएगा वो, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये होगा टाइम, टाइम जितने समय में वो उसे क्रॉस करेगी ट्रेन। तो 1000 तो कैंसिल हो गया, ये 1000 इससे कैंसिल, 60 इंटू 60 अपॉन 45, और इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा हो गया, और ये 3 से ये 20 बार कैंसिल, यानी कितना हो गया 80 सेकेंड, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी 10 एंड 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ऐसी हैं वो दो ट्रेन्स, और जब क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे को तब कैसा दिखाई देगा, ये ट्रेन यहाँ बना लेते हैं, ये ट्रेन यहाँ बना लेते हैं,
एरोज हटा देता हूं मैं, ये देखो ऐसा हो जाए जब, तब बोलेंगे हाँ उन्होंने क्रॉस कर लिया एक दूसरे को। इस तरह जा रही हैं वो और क्रॉस हो गई, तो टोटल लेंथ जो कवर होनी है, डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा, 100 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और रिलेटिव वेलोसिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। 10-15 ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो ऐड कर देना चाहिए, यानी 25 हो जाएगा। 25 क्या, मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर आ गया सीधे सीधे आपका 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इज द आंसर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विद स्पीड 20, ट्रेन बी इज मूविंग विद 30 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप सुनते हो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 50 हो जाएगा। आगे बोल क्या रहे हैं, एंड 130 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस द फर्स्ट ट्रेन इन अ टाइम। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विद स्पीड 20, ट्रेन बी इज मूविंग विद 30 इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनका एडिशन होगा, यानी 250 मीटर। तो बहुत ही आसान है, टाइम निकालना है आपको, तो टाइम बराबर हो जाएगा 250 अपॉन 250 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 और 20, तो ये हुआ 250 अपॉन 50 अपॉन 50, यानी ये आया 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड तो इसमें है ही नहीं, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नन ऑफ दीज मतलब कभी कभी नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, जिस तरह 0 होता है वैसे ये भी आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, a 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ, यहां पर होना चाहिए एट अ स्पीड ऑफ, at a speed of 25 meter per second. A small bird is flying due north, मतलब opposite directions में, a little above the train with speed 5 meter per second. The time taken by the bird to cross the train. तो 210 यह है लेंथ उस ट्रेन की, वो ले लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कौन सी हैं दो मूविंग बॉडीज, एक है वो बर्ड और एक है ट्रेन, ऑपोजिट डायरेक्शंस में, यानी 25 प्लस 5 यानी 30 हो जाएगा। यूनिट्स भी ठीक ठाक हैं, ये मीटर में है और ये आएगा मीटर पर सेकंड में, आंसर सेकंड में आएगा और वो है 7 सेकंड, एंड सो बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, अ पुलिस जीप इज चेजिंग with velocity of 45 km per hour a thief in another jeep moving with velocity 153 km per hour. Police fires a bullet with muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity it will strike the car of the thief is. तो क्या है सिचुएशन, ये हो गई पुलिस की जीप और ये थीफ की जीप। थीफ जा रहा है कितने से, क्या बोला हुआ है, 153 किलोमीटर पर आवर, 153 किलोमीटर पर आवर से ये थीफ की जीप, और ये पुलिस जीप है कितने से जा रही है, ये 45 किलोमीटर पर आवर से, ये दिया हुआ है हमें। फिर ऐसा बोला है कि पुलिस फायर्स अ बुलेट विद मजल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। मजल वेलोसिटी मतलब बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू पुलिस जीप, वीबीपी, यह है मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये दे रखी है हमको 180 मीटर पर सेकेंड। बताना क्या है हमको, हमको बताना है वेलोसिटी विद विच द बुलेट स्ट्राइक्स द कार ऑफ द थीफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वी बी की, और हम जानते हैं वी बी पी बराबर होता है वी बी माइनस वी पी। वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटीज होंगी उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बुलेट की स्पीड हमें चाहिए है, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, ये हमें फाइंड आउट करना है वी बी। तो वी बी पी वो है 180 मीटर पर सेकेंड, और इसे ट्रांसपोज करके वीपी का वैल्यू डालेंगे, वीपी इज 45, 45 ये 180 मीटर पर सेकेंड है, वो किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 से ये 3 बार कैंसिल, 15 से नहीं कैंसिल होगा, आपको पहले से 3 से कैंसिल करना पड़ेगा, तो 3 से ये 15 बार,
और ये 6 बार, और फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 25/2 हो गया वो, 180 प्लस 25/2 ऐसा आएगा। ये आया किन यूनिट्स में? मीटर पर सेकेंड में। अब यहां आते हैं VBT, ये हमको चाहिए है, तो ये होगा VB माइनस VT, तो ये सब लेना पड़ेगा। 360 में 25 जोड़ दें तो ये हुआ 385, 385/2। ये VB माइनस VT करना पड़ेगा, और VT मतलब थीफ्स कार, 153 इंटू 5/18 ऐसा होगा। और ये शायद 18 से कैंसिल हो रहा हो, 3 से काट दें पहले इसको, 3 से ये 5 बार और ये 1 बार, और ये कितनी बार कैंसिल होगा? 6 बार। ठीक है, और अब कुछ हो नहीं सकता है, या हो भी सकता हो तो छोड़ें, ये 3 से कटेगा ना अभी भी, 3 दूनी 6, और 3 से 1 बार और 17 बार ऐसा होगा। तो अब 2 आ गया है नीचे कॉमन में, तो ये हो गया 385 माइनस 17 इंटू 5, ये 85 होगा, यानी हो गया 300/2, यानी 150 मीटर पर सेकेंड। एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या पूछा है, और इसका मतलब याद रखो, मजल वेलोसिटी का मतलब बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन और द कार, इसका आंसर है 150 मीटर पर सेकेंड।